बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का आगाज किया हुआ था, जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, सेल थ्योरी। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी क्या होती है और किस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था और किस किस साइंटिस्ट ने आगे पास बैकग्राउंड के अंदर इसके अंदर क्या क्या कारनामे से अंजाम दिए थे। तो हम लोग इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी आगे पास हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखना सेल थ्योरी, यानी कि सेल की थ्योरी तब बनेगी जब हम लोग किसको डिस्कवर करेंगे, सेल को। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सेल कब डिस्कवर हुआ था। तो हमारे पास ये बात है 1665 की। एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। इसने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था, यानी कि अपनी ही बनाई हुई इसने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया था। किसको? थिन स्लाइस ऑफ द कोर्क। कोर्क हम लोग क्या होते हैं, शाख। एक आगे पर ट्री था जिसका नाम क्या है, ओक ट्री। उसके क्या लिया उसने आगे पर थिन सी स्लाइस दी, यानी कि टुकड़ा लिया किसका, शाख का, कोर्क का। तो उसको क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर आगे पास एग्जामिन करना स्टार्ट किया। तो उसने जैसे एग्जामिन किया कोर को मैग्नीफाई करके, जूम आउट करके, तो उसने देखा जो आगे पास कोर का पीस होता है, यानी कि जो आगे पास शाख का टुकड़ा था, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसकी शेप क्या होती है, आगे पास स्क्वायर की तरह के होती है। तो जैसे उसने एग्जामिन किया कि आगे पास प्लांट है, प्लांट का जो पार्ट है वो क्या करता है, आगे पास ये स्क्वायर लाइक छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले उसने आगे पास डिस्कवर किया था सेल को, उसने क्या नाम रखा था, सेलुलाई नाम रखा था। और यहीं से मॉडिफाई होता 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 तो हम लोग आगे पास नाम आज क्या ले रहे होते हैं, उसका सेल नाम ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले सेल को यानी कि सेलुलाई को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन था, रॉबर्ट हुक इन 1665। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस होती गई, यानी कि नॉलेज के अंदर इजाफा होता गया, तो हर एक आने वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, आगे पास न्यू चीज को डिस्कवर किया, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, एक प्रॉपर थ्योरी बन गई। तो अगला नाम आता है आपकी बुक के अंदर साइंटिस्ट का, जिस कॉल्ड एज द एंटोनी वैन लीवनहुक। ये बात है 1673 की। अब इसने क्या किया था, लिविंग सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था, कहां पे, इन पॉन्ड वाटर। तो इसने क्या किया, जिसका पॉन्ड वाटर था, यानी कि तालाब का पानी था, उसने उस तालाब के पानी को लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आगे पास देखना स्टार्ट किया। वो कहते हैं जैसे ही हम किसी भी आगे पास पॉन्ड के वाटर को देखते हैं, तो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर के बावजूद भी कुछ छोटे छोटे एनिमल्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, वहां पे मूव कर रहे होते हैं। और उसने क्या किया, इनको आगे पास नाम दिया एनिमल क्यूल। याद रखना बायोलॉजी के अंदर हम लोग एक टर्म्स को बहुत दफा पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड एज द क्यूल। जैसे ट्यूब, ट्यूब से आगे पास ट्यूब्यूल। याद रखना जब भी कोई बड़ी चीज होती है, हम लोग अगर उसकी कोई छोटी सी फॉर्म को जाहिर करना चाह रहे तो हम लोग लगाते हैं आगे पास आगे क्यूल लगा रहे होते हैं। जैसे आगे पास ट्यूब है, कोई छोटी ट्यूब होगी, हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल कह देंगे। ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन एनिमल्स की तरह के जानदार, छोटे छोटे जानदार जब पानी के अंदर देखा गया, तो उसने इसका नाम क्या रख दिया, एनिमल क्यूल नाम रख दिया। तो इसने क्या किया था, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था, किसके अंदर, पॉन्ड वाटर के अंदर 1673 में। अगला आ जाता है हमारे पास साइंटिस्ट डी लमार्क। इसने क्या किया था, आगे पास प्लांट और एनिमल सेल्स को काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया था, इसको आगे पास मैग्नीफाई करके देखा था। और आगे आ जाता है 1831 के अंदर एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या किया, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। यानी कि आज हम लोग भी पढ़ते हैं कि जो एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल होता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया था जो क्या कर रहा होता है, सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, उससे कमांड दे रहा होता है। उस ऑर्गेनेल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, न्यूक्लियस कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस को आगे पर डिस्कवर किया था, वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब इसने कैसे डिस्कवर किया था, इसने एनिमल सेल को देखा और कहता है कि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये क्या होता है, मुझे बहुत ज्यादा डार्क कलर का नजर आता है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की निस्बत क्या होगा, जो सेंट्रल वाला रीजन था वो क्या होता है, काफी ज्यादा डार्क नजर आ रहा होता है। तो उसने कहा इस वाले रीजन को उसने नाम का रख दिया था, न्यूक्लियस रख दिया था। तो 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। आगे हमारे पास आ जाता है शील्डन, और उसके इसने 1838 के अंदर क्या किया, ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ द सेल। यानी कि इसने क्या, किसने क्या किया, आगे पास डिस्कवरी स्टार्ट किया, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स को देखना शुरू किया। और प्लांट्स के बारे में इसने बताया कि जितने भी आगे पास प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द वेरी वेरी स्मॉल यूनिट विच इज कॉल्ड एज द सेल। तो उसने कहा जितने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे आगे पास वो स्मॉल होते हैं, लार्ज होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं।
इसी के बाद 1839 के अंदर एक और साइंटिस्ट है जो आगे पास शवान था, इसने क्या किया आगे पास सेम फॉर द एनिमल, यानी कि जो बात शील्डर ने बताई थी कि ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, इसने यही बात को डिस्कवर किया था किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। उसने कहा ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि जो एनिमल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं आगे पास सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है रुडोल्फ विर्चो, इसने आगे पास बहुत ज्यादा काम दिया था सेल थ्योरी के बारे में। तो इसने सेल थ्योरी के बारे में 1885 के अंदर पहले पोस्टलेट्स को आगे पास प्रपोज भी किया था, जो क्या थे, ऑल सेल्स कम फ्रॉम द अदर सेल्स। यानी कि एक बात तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जितने भी आगे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। दूसरा कहते हैं जो आगे पास सेल्स आ रहे होते हैं, यानी कि जितने भी न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं, न्यू आगे पास जनरेशन आ रही होती है, वो सारे के सारे सेल पर मुश्तमिल होती है। अब क्या वो सारे के सारे सेल न्यू बनते हैं? तो इसने आगे पास जवाब दिया था ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बल्कि जितना भी आगे पास न्यू सेल बना होता है, क्या करता है, पहले वाली सेल की जो पहले मौजूद था उसी के डिवीजन से क्या करता है, एक नया सेल बन रहा होता है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया, प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट इन 1862, यानी कि 1862 के अंदर साइंस ने आगे पास जो जो बातें डिस्कवर की थी उसको इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया था। तो क्लास आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी को, यानी कि अभी हम लोगों ने बात की सेल थ्योरी के मेन पोस्टलेट्स हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं, तो उसके अंदर किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं व्हाट आर द पोस्टलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी के अंदर जो मेन आगे पास पॉइंट्स हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जो कि 3 पॉइंट्स थे। पहले को डिस्कस करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ द सेल्स। वो कहते हैं जितने भी आगे पास जानवर होते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो प्रोटिस्ट है, हत्ता कि आगे पास यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट्स है, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कम से कम एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो पहली बात को हम लोग अगर साइंटिस्ट के साथ रिलेट करते हैं, बात किसने बताई थी, शील्डर और शवान ने बताई थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। तो पहला पोस्टलेट कहता है कि सारे के सारे जो जानवर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेकंड पॉइंट में कहते हैं सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल यूनिट की बात होती है वो छोटा सा यूनिट जिससे मिलकर कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। जैसे अगर मैं एक दीवार की बात करता हूं तो दीवार क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, विच इज कॉल्ड एज द ब्रिक, यानी कि ईंट हम लोग कह रहे होते हैं। तो ईंट क्या उसका आगे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो हम लोगों ने अभी बात की थे सारे के सारे जानदार किससे मिलकर बने होते हैं, सेल, यानी कि सेल को बनाने वाला जो बेसिक यूनिट है वो, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने वाला जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा आगे पास, सेल। तो सेल के बारे में क्या कहता हूं, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि फंक्शनल यूनिट, यानी कि हमारा जो फंक्शन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारे सेल पर ही डिपेंड कर रहा होता है। तो हम लोग जब आगे जाके सेल को ज्यादा तफसील के साथ पढ़ेंगे तो हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जब भी कोई नया सेल बनता है क्या होता है, जो पहले वाला सेल होता है वो यहाँ पे क्या करता है, आगे पास डिवाइड करता है। और डिवीजन के रिजल्ट में क्या होता है, आगे पास माइटोसिस या मियोसिस के जरिए, सेल डिवीजन के जरिए कुछ नए सेल्स बन रहे होते हैं। यानी कि हमेशा जो नया सेल बनता है वो क्या होता है, आगे पास पहले वाले सेल्स के डिवीजन से बन रहा होता है। तो इस बात का तस्करा किसने किया था, हमारे आगे पर रुडोल्फ विर्चो ने किया था 1885 के अंदर। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द वैलिडेशन ऑफ द सेल थ्योरी, यानी कि जो हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ी, जो पॉइंट्स दिए थे, साइंटिस्ट ने इतना ज्यादा काम किया है, आखिर ये थ्योरी को हम लोग वैलिड मान रहे होते हैं, हम लोग इसको मान रहे होते हैं, आखिर क्या क्या रीजन होती है। तो वैलिडेशन के अंदर हम लोग पहले पॉइंट के अंदर कहते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप सेल्स इज स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि आजकल के मॉडर्न एज के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी और हाई मैग्निफिकेशन की माइक्रोस्कोप्स मौजूद हैं, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो आजकल के साइंटिस्ट ने क्या किया है, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देखा है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें यही मालूम हुआ है कि हर एक जो स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे आगे पास यूनिट से मिलकर बना होता है, विच इज कॉल्ड एज द सेल। यानी कि आज के आगे पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो इस चीज को साबित कर रही है कि सेल क्या है, एक आगे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि सारे के सारे जानदार क्या होते हैं, सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। सेकंड पॉइंट में आगे पास बात करें इस पॉइंट की, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से आगे पास अराइज भी करते हैं या नहीं करते न्यू सेल। तो कहते हैं बाय सेल इमेजिंग एंड द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हम लोग कहते हैं जीन्स की स्टडी करना, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करना। तो इसके जरिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों ने क्या देखी है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी सेल अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि तादाद में इजाफा कर रहा होता है,
दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के रिजल्ट में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर बडिंग या बाइनरी फिशन आ जाती है और यूकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस या मियोसिस आ जाती है। अब जब भी माइटोसिस हो, मियोसिस हो, बडिंग हो, बाइनरी फिशन हो, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं, वो सारे के सारे मेथड के जरिए जो नया आगे पास सेल बना होता है वो पहले वाले ही सेल के आगे पास डिवीजन से बना होता है। तो इन्होंने ये बात साबित की कि हमारे पास सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ द प्रीवियस सेल, यानी कि पहले वाले सेल की क्या होता है, डिवीजन से एक नया सेल बन रहा होता है। थर्ड पॉइंट पे कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग क्या हमें बताती है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। कहता है हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर हम लोगों ने क्या किया, डीएनए के सीक्वेंस को देखा और देखा हमारे पास के डीएनए क्या होता है, वो पार्ट होता है जो क्या करता है, सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को, फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा क्रोमोसोम या डीएनए होता है जो कहां पे होता है, सेल के अंदर होता है। यानी कि सेल ही हमारे पास क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का। आगे हमारे पास आता है टिश्यू इंजीनियरिंग। टिश्यू इंजीनियरिंग एक ऐसी आगे पास टेक्निक होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिसके अंदर हम लोग किसी भी आगे पास एनिमल या प्लांट का टिश्यू का कोई भी छोटा सा पार्ट लेते हैं और उस छोटे से पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन देते हैं लेबोरेटरी के अंदर। और जैसे हम लोग फेवरेबल कंडीशन देते हैं वो क्या करता है, ग्रो करके अपने साइज को इंक्रीज करता है और जैसे साइज को इंक्रीज करता है हम लोग उसको प्रॉपर आगे पास न्यूट्रिशन देते हैं और वो क्या करता है, प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमें बताया कि सेल क्या करता है, आगे पास ग्रो भी कर रहा होता है, सेल क्या करता है, आगे पास रिप्रोड्यूस भी कर रहा होता है और सेल क्या कर होता है, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को भी शो कर रहा होता है। याद रखना जब हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो हम लोगों ने बात बताई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आगे पास लाजिम हो क्या करे, ग्रोथ को भी शो करे, डिफरेंशिएशन को आगे पास वो भी शो कर रहा होता है और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या करे, शो करे। तो यहाँ पे ये साबित कार्य होती है कि हमारे पास सेल के एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंडामेंटल यूनिट। तो क्लास आगे हम लोग एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी देखते हैं, यानी कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इनके आगे पास सबूत क्या होते हैं, यानी कि इसकी वैलिडेशन की रीजन क्या बयान की जाती है और कुछ ऐसे आगे पास पॉइंट्स होते हैं, ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या कार्य होते हैं, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स को ओबे नहीं कार्य होते बल्कि इसको अपोज कर होते हैं, यानी कि इसकी क्या होती है, एक्सेप्शंस होती है। क्या क्या होती है, पहले पॉइंट के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं वायरसेस के बारे में, प्राइऑन्स के बारे में और विरियोड्स के बारे में। इसका तस्करा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी। तो अगर मैं वायरसेस की बात करता हूँ, वायरसेस क्या होते हैं या प्राइऑन्स क्या होते हैं, विरियोड्स क्या होते हैं, ये तीनों के तरह स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दीज आर द ए सेलर। याद रखना किसी भी वर्ड के साथ जब हम लोग स्टार्टिंग पे ए लगाते हैं या हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है एब्सेंस को, यानी कि ऐसा कोई भी पार्टिकल जो किसी भी सेल पर मुश्तमिल नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज द ए सेलुलर स्ट्रक्चर। हमारे पास जो वायरसेस होते हैं किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर वो आरएनए भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है। यानी कि साइंटिस्ट आगे पास ये मानते हैं कि जो वायरसेस होते हैं दीज आर एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच कर रही होती है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच आउट कर रही होती है। जैसे अगर मैं बात करती है किसी भी होस्ट सेल से बाहर आगे पास मौजूद है तो ये बाहर क्या होता है, मेटाबॉलिकली डोरमेंट फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट के आगे पास बॉडी के अंदर जाता है, क्या कर रहा होता है, खुद को रेप्लिकेट करवा रहा होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव भी कर रहा होता है। क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे और ना किसी सेल से मिलकर बने हुए हैं तो ये क्या करती है, आपके पास एक्सेप्शन दे रही होती है किसको, सेल थ्योरी को। क्योंकि हम लोगों ने अभी तो बात की थी कि आपके पास पहले ही पोस्टलेट्स के अंदर कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ द सेल, के सारे जानदार क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल से ही मिलकर नहीं बने हुए, तो हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। इसके अलावा हमारे पास आते हैं प्राइऑन्स एंड विरियोड्स। तो वायरसेस क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ऐसा पार्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इट इज कॉल्ड एज द प्राइऑन्स, और जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, इट इज कॉल्ड एज द विरियोड्स। और तीनों के तीनों क्या करते हैं, हमारे पास डिजीज कोज कार्य होते हैं, लेकिन तीनों क्या हमारे पास ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। सेकंड पॉइंट में बात कर रहे होते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की जो क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगी और क्लोरोप्लास्ट होगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या होती है, दीज आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स, यानी कि न्यूक्लियस से मैसेज ना आए तब भी क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज
कर सकती है। तो वो ऐसी कोई भी ऑर्गेनेल जो क्या करती है, खुद ब खुद अपने नंबर को इजाफा कर सकती है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। अगर मैं कॉमन अगर मैं रेप्लिकेशन के मेथड की बात करता हूं तो होता है क्या, सेल के अंदर एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ये मैसेज दे रहा होता है आगे पास सेल की डिवीजन का। अब न्यूक्लियस की वजह से जो सेल डिवीजन हो रही है तो हमारे पास होती है नॉर्मल डिवीजन फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन न्यूक्लियस से मैसेज ना आने के बावजूद भी होता क्या है, कुछ सेल के ऑर्गेनेल्स खुद ब खुद अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। इसके रीजन क्या होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, थोड़ी सी मिकदार के अंदर डीएनए मौजूद होता है और राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, तो ये खुद को रेप्लिकेट करवा सकते हैं। तो ये भी क्या कर रहा होता है, एक्सेप्शन दे रहा होता है किसको, सेल थ्योरी को। थर्ड नंबर पे बात कर रहा होता है एल्गी एंड फंजाई। कहते हैं जो हमारे पास एल्गी और फंजाई का स्ट्रक्चर होता है, ज्यादातर का क्या स्ट्रक्चर होता है, हाइफे स्ट्रक्चर होता है। अब हाइफे क्या होता है, दीज आर द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, यानी कि आगे पास कोई भी ऐसा पार्ट जो क्या करता है, अगर फिलामेंटस फॉर्म के अंदर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइफे। अब हाइफे भी दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द सेप्टेट, अदर वन इज कॉल्ड एज द एसेप्टेट, यानी कि इसे हम लोग कह जाते हैं नॉन सेप्टेट। अब सेप्टेट का मतलब होता है इसके अंदर आगे पर मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अब सेप्टेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन्स आ जाती है जो क्या कर रही होती है, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से क्या करती है, आगे पास डिफरेंशिएट कर रही होती है। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल सेल सिंगल सेल सिंगल सेल सिंगल सेल सिंगल सेल, कुछ के अंदर क्या होते हैं, डाइन्यूक्लिएटेड भी होते हैं। और एसेप्टेट का मतलब होता है हाइफे, ऐसा हाइफे जिसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन एक न्यूक्लियस के कंपार्टमेंट को दूसरे न्यूक्लियस से कंपार्टमेंट करने सेपरेट करने के लिए कोई भी आगे पास मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये भी हमारे पास सिंगल सेल का एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट होना, ये क्या कार्य होते हैं, इससे डेविएट कार्य होते हैं, क्योंकि आगे पास ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फिलामेंटस फॉर्म के अंदर पाई जाती है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है मायोसाइट। मायोसाइट हम लोग कह रहे होते हैं, साइट कहते हैं सेल को, मायो कहते हैं मसल्स को, तो मसल के सेल्स को हम लोग कहते हैं मायोसाइट भी कह रहे होते हैं। अब ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, सूचना आगे पास जो स्केलेटल सेल्स होते हैं। तो स्केलेटल सेल्स क्या होता है, आगे पास सेल होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कहां पे, पेरिफेरल साइड, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल आगे पास नीचे पाए जाते हैं। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, ये भी क्या कर रहा होता है, इसमें होता है कि बायोसाइट्स बनते हैं, यानी कि मसल के सेल्स बनते हैं, और जो स्केलेटल मसल बनाते तो उसमें आगे पास मसल्स के सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, यानी कि हर एक मसल सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब फ्यूज करते तो एक ऐसा सेल बनता है जिसके पास क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और ये भी इस कंसेप्ट से डेविएट कर रहा होता है कि सिंगल आगे पास सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है, क्योंकि ये क्या होता है, आगे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने सेल थ्योरी के बैकग्राउंड को देखा, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स को देखा, सेल थ्योरी के वैलिडेशन को देखा, और सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस को स्टडी किया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।